हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आशा करते हैं कि आप सब अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहें, है ना। आगे का रास्ता आपका आसान होगा। हम हमेशा कहते हैं, ध्यान देने योग्य बात है राजा बाबू, कि वक्त बहुत ही कमजोर है, नाजुक है। इसलिए अभी का जो वक्त आया है, हमारा चेला एक शेर लिखा है कि अब न किसी के जाने का खुशी का गम है। बीत गया वो जब तेरे दीवाने थे। हम जमाना पूरा अधूरे लिख ले, पूरा का पूरा लिखना चाहिए। शेर भी लिखा है तो अच्छा लिखना चाहिए। खैर चलिए, बात आइए कुछ जीवन की बातें कर लेते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं। जीवन बहुत ही अमूल्य है, मूल्यवान है। और किसी भी वस्तु का मूल्य का तभी पता चलता है जब हम उसका यूज करते हैं। जैसे आपको हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा या साइंस में पढ़ाया होगा, कहीं भी पढ़ाया होगा एक चीज, कि किसी भी चीज का मूल्य तब होता है जब उसका हम लोग यूज करते हैं, यानी संसाधन में ही कहीं ना कहीं पढ़ाया है। जैसे कि लकड़ी क्या है, हमारे लिए संसाधन है, ठीक है ना। तो लकड़ी में क्या, पेड़ पौधा भी हमारे लिए संसाधन है। और उसी पेड़ पौधे को हम क्या करते हैं, काट करके फर्नीचर बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं। फिलहाल अभी पेड़ का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। जैसे उसको काटेंगे, काटने के बाद उसका फर्नीचर कोई बना देंगे तो क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। और उसका फर्नीचर बना देते हैं लकड़ी का, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका बहुआ जीवन भी है। हम्म तब तक आपका जीवन का महत्व आपको पता नहीं चलता है जब तक आपके पास कोई ये लक्ष्य नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी जो आपका टाइमिंग चल रहा है, बड़ा गोल्डन टाइम चल रहा है। गोल्डन टाइम चल रहा है आपका, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस समय में आपके साथ आपकी पूरी कायनात का, मतलब पूरी दुनिया का जितने भी रिश्तेदार हैं, चाचा ताया, पापा मम्मी, काका नाना नानी, एवरीथिंग, सभी लोगों का आपके साथ एक उम्मीद जुड़ा हुआ है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। पर समझे कि नहीं समझे? तो इसी उम्मीद के साथ आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और आप लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं, उस गलतियों से बचिए। और देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि 8, 9 और 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन, और ये आपका टाइमिंग हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 9 साल। टोटल कितना हो जाता है? 9 साल। अगर बाबू लोग, आप लोग इस 9 साल को अपने मुट्ठी में कर लेते हैं, ठीक है, अगर इस 9 साल को अपने मुट्ठी में कर लेते हैं तो आने वाला जो कल होगा वो बहुत ही सुनहरा होगा। याद रखिएगा, जो आने वाला कल होगा बहुत ही सुनहरा होगा। वरना इस 9 साल के बाद कोई आपका रिश्तेदार आपको नहीं पूछेगा कि बउआ तू कैसा है। आप 10 रुपया किसी से मांगने जाइएगा, आपको दुत्कार करके भगा देगा, कहेगा इसके पास रिटर्निंग ही नहीं है तो इसको कर्जा कहां से दे। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन इस 9 साल को अगर आप अपने मुट्ठी में कर लेते हैं, कब्जे में कर लेते हैं, ये 9 साल आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यही वक्त है आपको इसको मुट्ठी में करने का। इस 9 साल के बाद आप आईआईटी, नीट,
है ना, JEE, JEE, है ना, IIM, ठीक है ना, UPSC, BPSC, बहुत सारी वैकेंसियां आपके सामने रहेंगी, बहुत सारी जॉब आपके सामने रहेंगी, ठीक है ना। और ये जो जिंदगी लेकर के आएगा आपका बहुत ही सुनहरा पल लेकर आएगा। फिर जो रिश्ता आपसे टूट गया होगा, जो रिश्ता आपसे टूट गया होगा, वो भी आपसे रिश्ता जोड़ने को क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। कहा गया है कि हर कामयाब आदमी के पीछे जमाना होता है, वो कामयाब आदमी जमाना के पीछे नहीं होता है। तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे या भीड़ को अपना हिस्सा बनाना चाहेंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसलिए बउआ लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हाँ, और यहाँ आप बैठे हुए हैं तो ये मत सोचिए कि ये केवल मेरा अपना सपना है, नहीं, ये आपका नहीं है, आपके साथ साथ पूरे समाज का उम्मीद आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा गया है कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी दूसरों के लिए जी कर देखो कितना मजा आता है, ठीक है ना। तो जिंदगी अगर केवल अपने लिए जीते हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता है। कभी दूसरे के लिए जी करके देखिए, बहुत ही मजा आता है। कहा गया है कि कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है कि नहीं। तो अपना पेट पाल लेना कोई बहादुरी थोड़े है। अरे 10 गो लोगों का पेट ना पाले तो फिर जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो भाई, समझे। आप केवल बस्ता उठा करके चल देते हैं, सबसे बड़ा गलत बात है। आपको क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ाई होने वाला है, उसका सबसे पहले तैयारी होना चाहिए। एक वक्त रोटी एक कम खा लीजिए, लेकिन शिक्षा जरूरी है। ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, बड़ी बारीकी से समझना है। और नहीं समझिएगा तो पता है क्या होगा, आने वाला जिंदगी में केवल आपके पास अंधेरा ही अंधेरा होगा। याद रखिए, हमारे इस वाणी को याद रखिएगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। फिर उस समय दूसरे का देख करके छाती पीटिएगा कि फलानवा के 2 मंजिला बन गया, हम टटई में रह रहे हैं। फलानवा गाड़ी पर चढ़ रहा है, हम साइकिल पर चढ़ रहे हैं। फलानवा हवाई जहाज से जा रहा है घूमने, हम मोतिहारी छोड़ के कहीं निकल नहीं पा रहे। काहे, तो आपके पास है ही नहीं है तो निकलिएगा का घंटा। अरे रहेगा तब ना आप कहीं जाइएगा, है ये नहीं है आपके पास। जब वक्त मिला था तो आपने इस वक्त को क्या किया, गंवा दिया। समझे, बात को पूरा एकदम कंप्लीट दिमाग में रख के चले। तो आइए आज का क्लास शुरू करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में उत्तर का विशाल मैदान देखा था, जिसमें हमने आपको 4 बताया था कि उत्तर का विशाल मैदान कितने होते हैं, 4 भागों में बटा गया है, ठीक है ना। पहला का नाम है पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 4 हम लोगों ने पिछले क्लास में इस पे विशेष रूप से चर्चा कर लिया था, ठीक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि आगे होता क्या है। तो पंजाब का मैदान कहता है कि यह भाग कहां से, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, यानी कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा, सिंधु की सहायक नदियां, है ना, सहायक नदियां कौन कौन है, झेलम है, चनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। तो सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, 2, 4 और एक क्या, 5। आपसे पूछेगा कि सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, 5। कौन कौन से हैं,
तो झेलम, चेनाब, रावी और क्या ब्यास, सतलुज से मिलकर के क्या, इन सब से मिलकर के कौन बना है, सिंधु बना हुआ है। इन सब से मिलकर कौन बना है, सिंधु बना है। ठीक है ना। इसका बड़ा भाग कहाँ पे स्थित है, सिंधु का सबसे बड़ा भाग कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, और उसका छोटा भाग कहाँ पे स्थित है, भारत में। भारत में कहाँ कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है सिंधु। कहाँ कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा में। अगला आता है कि राजस्थान का मैदान, यह अरावली पर्वत पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे, अभी हाल ही में अरावली पर्वत पे एक जंग छिड़ा हुआ था। कुछ पैसे वाले लोग अरावली पर्वत को क्या करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे खनिज उसके नीचे दफन हैं। इसके लिए अरावली पर्वत को इन लोगों ने काटने का प्रोग्राम बनाया, और इसका श्रेय जाता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अपने दोस्तों से उसको सेल करने का ये कर दिया था। अगर अरावली पर्वत कटता, हमने बताया था आपको एक बार कि अरावली पर्वत अगर कटता है तो दिल्ली जो है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ बिहार भी आ जाता है ना, यूपी सब धरा जाता है इधर, है ना, कुछ मतलब इधर भी परेशानी होता। और अरावली पर्वत अकेला इस भारत को 20% के आसपास मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और पूरे विश्व में, है ना, अमेजन जंगल जो है, ठीक है ना, अमेजन जंगल वो 20% अकेला ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमको। बात समझे कि नहीं। तो अगर अरावली पर्वत कटता, तो जब रेत से हवाएं उठती, तूफान उठता, तो सारे के सारे धूलकण कहाँ ले आकर के पटकते, दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली रेत का चादर बन जाता है। उसके सटल में कौन कौन है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश है, उधर उत्तराखंड है, हैं, ये सारे के सारे एक अरावली पर्वत के कटने से प्रभावित होते। ठीक है ना। अगला कहता है कि यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है, ठीक है ना, और यह शुष्क गर्मी प्रदेश है। यहाँ के पहाड़ों को टोर कहा जाता है। यहाँ के पहाड़ों को क्या कहा जाता है, टोर कहा जाता है। अगला आता है गंगा का मैदान। यह भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बना है। यह भाग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक क्या हुआ, फैला हुआ है। गंगा नदी गंगा के मैदान को दो भागों में बांटती है। एक होता है उत्तरी गंगा और दूसरा होता है ना, दक्षिणी गंगा का मैदान। यानी कि दो भागों में बटा, एक उत्तरी गंगा और क्या, दूसरा दक्षिणी गंगा। पंजाब, पंज प्लस आब का अर्थ पांच पानी वाला क्षेत्र होता है। पंजाब का मतलब कितना, 5 पानी वाला क्षेत्र। पंज प्लस आब, ठीक है ना, 5 पानी वाला क्षेत्र। यहाँ पर सांवर, डेगना, दीवाना तथा कुचापन नामक झील क्या है, स्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, बूढ़ी गंडक, ये भी आपका कहां से कनेक्ट है, गंगा से कनेक्ट है। बुढ़ी गंडक, ये भी कहां से है, उसी से। बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड हैं, गंगा से कनेक्टेड है। दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां सोन है, सोन नदी अपने बिहार से होकर गुजरती है, सोनपुर मेला जहां पे लगता है ना, फाल्गु तथा चानन, फाल्गु तथा चानन, ये 3 नदियां है, यानी कि दक्षिणी गंगा के मैदान में। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है, और इस नदी के बीच में मांजोली द्वीप, एक द्वीप है, एक आइलैंड है ना, जिसका नाम क्या है, मांजोली द्वीप,
है ना, स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नदी द्वीप है, ठीक है ना। प्रश्न आता है कि द्वाब किसे कहते हैं। पिछले साल हमने द्वाब के बारे में भी बताया था, याद होगा आपको, 9th क्लास में हमने बताया था कि दो नदियों के बीच, जैसे कि मान लीजिए कि एक नदी ये हो गया और एक नदी ये हो गया, दो नदियों के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, द्वाब कहते हैं। अब एगो हई नदी बह रहा है और एगो हई नदी बह रहा है ना, इन दोनों नदियों के बीच में जो ये जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वाब कहते हैं। अगला कहता है कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तर का विशाल मैदान को कितने भागों में, अब उत्तर के विशाल मैदान को भी कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला जो है भाबर, क्या है, भाबर, हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ छोटे बड़े पत्थर लेकर के आती है, जो हिमालय से निकलती हैं और उससे शिवालिक हिमालय के नीचे छोड़ देती है। शिवालिक के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों को बताया था, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं, यानी कि झरना, यानी कि झाड़ करके वहीं पे क्या किया, छोड़ दिया। भाबर कहते हैं इसकी चौड़ाई 8 से कितना होता है, 16 मीटर होता है, और इस जगह पर छोटी छोटी नदियां क्या होती हैं, लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब क्या होता है, छुप जाती है। छोटी छोटी नदियां क्या होती हैं, छुप जाती है, लुप्त हो जाती है। आगे कहता है तराई। तराई यानी कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई है। यह क्षेत्र नमी और दलदली वाली है और यहाँ घने जंगल होते हैं। यानी कि जो क्षेत्र होता है ना, तराई का मतलब सीधे तो दिख रहा है ना कि दीवार की तराई हो रहा है। हाँ, तराई तराई नहीं बोलते लोग, जितने तराई करबो उतने का दू पकड़ बनाई। हाँ, उसी प्रकार से तराई क्षेत्र जो होता है ना, कैसा होता है ना, नमी युक्त और कैसा होता है, दलदल युक्त होता है, और यहाँ घने क्या होते हैं, जंगल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां पे ज्यादा नमी होगा वहां पे क्या होगा, घास का मैदान, यानी कि जंगल झाड़ियां होगा। तो चले जाइए यहाँ से आप कहाँ, आप इधर उत्तराखंड साइड में चले जाइए, या आप यहाँ चले जाइए कहाँ, सिक्किम साइड में चले जाइए, गंगटोक साइड में चले जाइए, दार्जिलिंग साइड में चले जाइए। इन सब जगहों पर जाइएगा तो नमी हमेशा बरकरार रहती है और वहां पे जंगल काफी पाया जाता है। उसके बाद आता है बांगर, मैदानी भाग का वह ऊंचा हिस्सा जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस स्थान को बांगर कहते हैं। और यहाँ कंकड़ और रेत की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। बांगर मिट्टी में देखिएगा ना, कंकड़ और बालू ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला आता है खादर, मैदानी भाग का वह हिस्सा जहां बाढ़ का पानी पहुंच पाता है। हम लोग के यहाँ बाढ़ का पानी क्या होता है, पहुंच पाता है, और उस स्थान को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और यहाँ का क्षेत्र अधिक क्या होता है, उपजाऊ होता है। हम लोग का कहाँ के हैं, हम लोग तिरवा क्षेत्र के हैं। तो बाढ़ का पानी क्या होता है, पहुंच पाता है। तो बाढ़ का पानी जो होता है अपने साथ बहुत सारे जगह से क्या होता है, मिट्टियों को क्या करता है, बहवा के लेकर आता है और छोड़ करके चला जाता है आगे की तरफ। और वो मिट्टियां क्या होता है कि हर साल हम मिट्टियों का नया परत क्या होता है, लेयर बन जाता है, जिस कारण से वो मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, खादर। अगला आता है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार की आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। और यह अरावली की पहाड़ी से लेकर, कहां से, अरावली की पहाड़ी से लेकर घाटी की पहाड़ी तक फैला है। और इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो पहला मध्य उच्च भूमि में क्या, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और यहाँ मलवा के पठार के अधिकतर भागों में क्या हुआ है, फैला हुआ है, विस्तार हुआ है। दक्कन का पठार, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में, कहाँ, ये नदी हो गया है ना नर्मदा, और इसके कहाँ पे, इधर दक्षिण में है ना स्थित है। यह त्रिभुज के आकार का है। कैसा है, त्रिभुज के आकार का। ठीक है।
अगला कहता है इस क्षेत्र की नदियां कौन कौन सी हैं? पहला चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पश्चिम से पूर्व उत्तर की ओर बहती है। कहां से कहां? पश्चिम से पूर्व, है ना। साफ साफ कह रहा है कि पश्चिम से, यानी कि इधर से इधर, है ना, पश्चिम से पूर्व, पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व का मतलब, पूर्व उत्तर का मतलब क्या हुआ? पूरब और उत्तर दोनों के, ठीक है ना। यह पश्चिम में चौड़ा, पश्चिम में क्या रहेगा? इधर में चौड़ा, और पूरब में क्या हो जाएगा? पातल हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। दूसरा, यह पूर्व में छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना, तक फैला हुआ है। पूरब में कहां तक फैला हुआ है? छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। अगला दूसरा में आता है कि इसके उत्तरी हिस्से में सतपुरा श्रृंखला और अरावली है, और दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह पश्चिम में क्या है? ऊंचा, तथा पूरब में क्या है? ढाल। मतलब इधर से क्या रहेगा? ऊंच, हाइट में, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नीचा, यानी कि यहाँ पे ऊंचा है, हैंगे होते 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 हैंगे क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा, ठीक है ना। यह ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है, यानी कि ये जो बना है किससे बना है? पठार जो बना है दक्कन का पठार किससे? ज्वालामुखी के फटने से बना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। समझे कि नहीं समझे? दिए थे ना कि दक्कन के पठार का पश्चिमी घाट, है ना, सतलज, मतलब कि सतत लगातार, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। पश्चिम घाट के सबसे ऊंचा चोटी यानी आनामुंडी, जो कि कितना है? 2695, यानी कि 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। जबकि पूर्वी घाट सतत नहीं है, यानी कि पूर्वी घाट सतत नहीं है, मतलब क्या? लगातार नहीं है। लगातार नहीं है मतलब क्या हुआ? कि कभी उठा होगा, कभी नीचा होगा, कभी नीचा होगा, कभी उठा होगा, यानी कि निरंतर लगातार नहीं होगा, एक लेवल में नहीं होगा, ठीक है ना। अगला आता है कि तटीय मैदान। तटीय मैदान का निर्माण समुद्री घाटियों से हुआ है। कहां से हुआ है? समुद्री घाटियों से हुआ है। और तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष, कहां से कहां तक ले? पश्चिम में खंबात की खाड़ी से लेकर के और कन्याकुमारी अंतरिक्ष, यानी कि तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी औसत चौड़ाई, जो औसतन एवरेज चौड़ाई है, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज, औसत मतलब चौड़ाई कितना है? 10.60 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर के भाग में कोंकण तट और पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण के भाग में मालाबार तट। मालाबार तट से आपको याद होगा कि मालाबार तट आपको कहाँ पे पाया जाता है? केरल के कालीकट बंदरगाह। कहाँ पे? मालाबार तट, केरल के कालीकट बंदरगाह, ठीक है ना, वहां पे। वहां पे कौन आया था? 9th क्लास में आपको हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया होगा, है ना। कौन आया था? वास्को द गामा आया था। कब? 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। और वहां पे वहां का जो शासक थे उनका क्या नाम था? जमोरीन, ठीक है ना। तो उससे आपको ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है ना। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है, और इसकी औसत चौड़ाई 160 से कितना है? 350 किलोमीटर। और पूर्वी तटीय मैदान के उत्तर भाग के गोलकुंडा तट, यानी कि उत्तरी सरकार, और पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण के भाग के कोरोमंडल तट, नाम सुने होंगे कोरोमंडल तट पहले, है ना, तट कहते हैं। और महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां पूर्वी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा का मतलब कि जैसे कि पानी वानी उभरता है ना, नदी वदी में देखते हैं डेल्टा का, गॉर्ज का, ये सब तो बताया था ना, गॉर्ज कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है, ठीक है ना। तो वो चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आता है कि भारतीय मरुस्थल, भारतीय रेगिस्तान की बात करता है, जहां पे केवल क्या पाया जाता है? रेत ही रेत पाया जाता है। और वहां की जो झाड़ियां होती है कैसा होता है? कटीली होता है। कैसा होता है? कटीली होता है। भारतीय मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित है। इससे राजस्थान का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ बालू के टीले से ढका होता है। यहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं।
दूसरा, राजस्थान की सबसे लंबी लूनी नदी है और इसकी लंबाई कितना है 644 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है 160 किलोमीटर, यानी कि चौड़ा कितना है 160। ऐसे ये नदी हो गया है ना, तो ये कितना हो गया आपका 644, ऐसे कितना हो गया 644 किलोमीटर। ऐसे अगर इसकी बात किया जाए चौड़ाई की तो कितना है 160 किलोमीटर। कौन सी नदी? लूनी नदी का, ठीक है ना। राजस्थान में कौन सी नदी पाया जाता है? लूनी नदी पाया जाता है, ठीक है ना। अगला आता है द्वीप समूह। भारत की समुद्र सीमा में 1256 द्वीप है। टोटल कितने द्वीप है समुद्र सीमा में? 1256 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कितना? 572 द्वीप है। और अरब सागर में कितना? 47 द्वीप है। और बंगाल की खाड़ी की सबसे बड़ी द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह, है ना। और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जबकि अरब सागर के सबसे बड़े द्वीप जिसका नाम अभी हमने लिया था क्या? लक्षद्वीप, ठीक है ना, अरब सागर का, ठीक है ना। यहाँ आपका ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है इसी के साथ, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले चैप्टर में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत।